नमस्कार साथियों, मैं दौलत चौहान चाणक्य ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस पटवार एनटीपीसी ग्रुप डी में जो आपका विज्ञान का जो पोर्शन आता है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों के आधार पर हम आज यहाँ बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सामान्यतः उससे एक या दो क्वेश्चन सदैव आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक को लेकर उसका जिसका नाम है पदार्थ, जिसका नाम है पदार्थ। इस टॉपिक के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जिसका पहला क्वेश्चन है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। देखिए, पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है उसका नाम है परमाणु। आगे देखिए, अगर अणु की बात करें, यौगिक की बात करें, तो ये दोनों संरचनाएं जटिल संरचनाएं हैं। ये दोनों जटिल संरचनाएं हैं, इसलिए हम यहां सूक्ष्मतम कण की बात करें तो केवल परमाणु की बात करेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ में कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। तो यहां चर्चा करेंगे। देखिए, पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ वह वस्तु जो आयतन घेरती हो या जो स्थान घेरती हो। दूसरा, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब आयतन और द्रव्यमान जहां दोनों चीजें हो वहां घनत्व अपने आप उत्पन्न हो जाता है और घनत्व के लिए हम लिखते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां हमारे ऑप्शन में देखिए आयतन भी है, घनत्व भी है और द्रव्यमान भी है। इसका मतलब पदार्थ में ये सभी अभिलाक्षणिक गुण पाए जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या, यहां द्रव्य का मतलब पदार्थ से है। द्रव्य का मतलब पदार्थ से है, तो पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखिए, द्रव्य की अधिकतम 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। और कौन कौन सी होती है 5? देखिएगा, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं आई? 5। तो और हमारा आंसर क्या होगा? 5। तो इस तरीके से पदार्थ की अवस्थाएं हो गई 5। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए, किसी समान समूह में मौजूद तत्वों का, समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। अब यहां एक समान क्या होता है हम चर्चा करते हैं हमारे पॉइंट्स को लेकर, जिसमें हमें बताया गया है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन और परमाणु आकार। देखिए, अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी के अंदर ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनको हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह। एक समूह में जितने भी तत्व होते हैं, एक समूह के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होता है। एक समान होता है। एक समूह में पाए जाने वाले सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होता है। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजकता कहते हैं। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं कि किसी भी तत्व के अंतिम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। तो यहां देखिए, परमाणु आकार अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगी, परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होगा और एक होगा तो वो क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ब। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ठोस में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? ठोस में कौन सा गुण नहीं पाया जाता?
तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ठोस में गुण कौन सा पाया जाता है। देखिए, ठोस उसे कहेंगे जिसका आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित हो, आकार व आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस। तो यहां देखिए, आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, तो ये दोनों गुण तो पाए जाते हैं, ये दोनों गुण तो पाए जाते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा नहीं पाया जाता, कौन सा नहीं पाया जाता। तो यहां बात करते हैं हम संपीड़िता को लेकर। अब संपीड़िता होती क्या है, देखिए मित्रों, संपीड़िता का मतलब है किसी पदार्थ पर अगर दाब डालकर अगर हम उसके आकार में परिवर्तन कर दें, दाब डालकर उसके आकार में परिवर्तन कर दें, तो पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं हम, संपीड़िता। अब संपीड़ित पदार्थ वो होगा जिसके कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होगा, उसी पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। तो यहां देखिए, आकार और आयतन क्या है, निश्चित, इसका मतलब ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता, और ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होने के कारण उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो हमारा यहां आंसर क्या होगा, संपीड़िता। हमारा आंसर क्या होगा यहां, संपीड़िता। देखिए अगला प्रश्न, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी सरल रासायनिक पदार्थ जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु, परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो दो प्रकार के तरीके से मिलते हैं, या दो तरीके से मिलते हैं। क्या, एक में तो करेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरे में रासायनिक अभिक्रिया के बिना मिलते हैं। तो जिसमें रासायनिक अभिक्रिया करके मिलते हैं वो कहलाता है अणु, और जिसमें बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलते हैं वो कहलाता है तत्व। तो तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यहां बात करें तत्व, तो यहां लिख सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु। तत्व शब्द सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने दिया, रॉबर्ट बायल ने दिया। आपकी आवर्त सारणी में 118 तत्व बताए गए, जिसमें धातु और अधातु, धातु, अधातु और उपधातु शामिल है। तो यहां हमारे इस प्रश्न का इस तरीके से आंसर क्या हुआ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है, तत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, तत्व कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ ब। आगे बात करते हैं हम, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संबंधित होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संबंधित होती है। तो परमाणु संख्या को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु संख्या को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से दिखाते हैं। और ये Z किसके बराबर होता है, या Z किसकी संख्या होती है, Z संख्या होती है प्रोटॉनों की, Z संख्या होती है प्रोटॉनों की। तो प्रोटॉनों की संख्या को आधार मानकर हम क्या बनाते हैं, परमाणु संख्या। तो यहां से पूछा गया है कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किससे संबंधित है, तो हमारा उत्तर होगा प्रोटॉनों की संख्या, हमारा उत्तर होगा प्रोटॉनों की संख्या। देखिए आगे, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है, या किससे प्रदर्शित की जाती है, किसके आधार पर दी जाती है। तो यहां पूछा गया है हमें द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, जिसको परमाणु का द्रव्यमान भी कहते हैं। और इस परमाणु के द्रव्यमान को अगर रिप्रेजेंट हमें करना हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ए किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहां देखिए हमारे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या से हम क्या प्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या प्रेजेंट करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, मित्रों हम जो प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, ये प्रश्न वो हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। विगत
प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हमारे इस टॉपिक से इन क्वेश्चन को आउट करने का मतलब यह है कि हम कॉन्सेप्ट को लेकर बात कर रहे हैं। इन क्वेश्चन के आधार पर हमारा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होता रहेगा। हम बात कर रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9 की, जिसमें विसरण के बारे में पूछा गया, जिसमें विसरण के बारे में पूछा गया और क्या कह रहा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से सही नहीं है। इस बात पर ध्यान दें कि प्रश्न में पूछा गया है विसरण के बारे में निम्न में से सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम विसरण जानते हैं। जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब विसरण के गैसों में होता है, किन में होता है? गैसों में होता है। विसरण गैसों में होता है। विसरण होता क्या है कि गैसों का आपस में मिलना या गैस के कणों का गति करते हुए आपस में मिलना विसरण कहलाता है। विसरण सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण तभी होगा जब कणों के मध्य गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज ऊर्जा अधिक होगी। विसरण ठोस द्रव की तुलना में गैसों में सर्वाधिक होता है। हमने देखो पहले ही बात की कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस में अधिक होता है। गैस में अधिक। देखिए अब हमारे ऑप्शन को देखते हैं हम कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, या लगातार गतिमान अवस्था का मतलब है उनके अंदर गति हो। तो किसके कणों के मध्य गति होती है? गैस के कणों के मध्य। यह भी सही है। अगला ऑप्शन देखिए, गैसों के विसरण की दर ठोस द्रव की तुलना में अधिक होती है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। कहना यह चाह रहा है ये कि विसरण जो है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस में अधिक होता है। तो यह बात भी सही है जो हमने यहां पढ़ी है भी नीचे। अगले ऑप्शन में कह रहा है कि विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यह बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए हमारा कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, जबकि गैसों में विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती। और हमें यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो विसरण के बारे में सही नहीं है। तो हमारा पहला आंसर जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा कि गैसों की विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती। आगे चलिए, परमाणु संख्या किस वर्णमाला से प्रदर्शित की जाती है? हमने अभी 2-3 प्रश्न पहले चर्चा करी थी परमाणु संख्या को। यह परमाणु संख्या, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जेड ये रहा। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? जेड से। अब देखिए ऐसे किसको प्रेजेंट करते हैं? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को। एन से प्रदर्शित करते हैं हम न्यूट्रॉन को। किसको? न्यूट्रॉन को। जेड से प्रदर्शित कर रहे हैं हम परमाणु संख्या को, और इसे प्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। किसको प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। इस तरीके से परमाणु संख्या को प्रदर्शित किया जाता है जेड से। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक नियोन की अपेक्षा अधिक होता है? किसकी अपेक्षा? नियोन की अपेक्षा। नियोन की अपेक्षा अधिक होता है। अब सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो नियोन मित्रों आती है 10 नंबर पर। कितने नंबर पर आती है? 10 नंबर पर। कितने नंबर पर आती है? 10 नंबर पर।
कितने नंबर पर आ रही है? 10 नंबर पर। अब ऑक्सीजन कितने नंबर पर आ रहा है? ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, नाइट्रोजन आता है आपका 7 नंबर पर और बोरोन आता है आपका 5 नंबर पर। अब देखिए 10 से कौन सा ज्यादा है? 10 से ज्यादा है आपका बोरोन, सॉरी 10 से ज्यादा क्या है? मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। हमारा आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। आपको ये इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए कम से कम 20 तक के आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, जिससे आप आसानी से अपने इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करते हैं। अब देखिए हमारे पास कम तापमान पर, कम तापमान, साथ ही साथ गैस कौन सी है? कम घनत्व वाली, कम घनत्व वाली। अब देखिए हमने जो अवस्थाएं पढ़ी है पदार्थ की, वो पढ़ी है 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। देखिए ये 2 अवस्थाएं तो जनरली हम अपने सामान्य जीवन में देखते रहते हैं, सामान्य जीवन में देखते रहते हैं, तो इनका तो कम तापमान और कम घनत्व से कोई लेना देना नहीं। अभी हम बात करेंगे ना 2 अवस्थाओं की, तो इन 2 अवस्थाओं के बारे में देखें तो जो प्लाज्मा अवस्था है, प्लाज्मा, ये अवस्था आयनीकृत अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? आयनीकृत अवस्था होती है। आयनीकृत अवस्था होने के कारण कैसी होती है? चमकीली। कैसी होती है? चमकीली। तो चमकीली होने के कारण तापमान कम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खारिज हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी खारिज हो गया और ये ऑप्शन भी खारिज हो गया। अब हमारा ऑप्शन बचा है बीईसी। अब हमारा ऑप्शन बचा है बीईसी। तो इस बीईसी के बारे में बात कर ले एक बार। आंसर हमारा ये बीईसी ही होगा, आंसर हमारा बीईसी ही होगा, जिसका नाम क्या देंगे हम? फुल फॉर्म बोस आइंस्टीन कंडेंसट, बोस आइंस्टीन कंडेंसट। अब ये जो बोस है या बीईसी जो अवस्था है, ये क्या है? बीईसी अवस्था को बहुत ही कम तापमान, और उस कम तापमान का मान है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, जिसको हम परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप, या इक्वल टू 0 केल्विन, इक्वल टू 0 केल्विन, इसके बराबर होता है। तो बहुत कम तापमान पर जो अवस्था हमें मिलेगी वो कौन सी होगी? बीईसी। बात करते हैं हम आगे। कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, मतलब कि ठोस के मध्य अधिक होगी, प्लाज्मा में अधिक होगी, द्रवों में अधिक होगी या गैस में अधिक होगी। जस्ट कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी थी कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गैसों की या गैस की सर्वाधिक होती है, गैस की सर्वाधिक होती है। गतिज ऊर्जा उसकी अधिक होगी जिसके कण जो है, जिस पदार्थ के कण अत्यधिक कंपन करते हैं, अत्यधिक गति करते हैं, अत्यधिक मूवमेंट करते हैं, तो उस पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। अब गतिज ऊर्जा और अंतराण्विक बल के मध्य में संबंध देखिए कि गतिज ऊर्जा और अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, अगर अंतराण्विक बल का मान अधिक है तो गतिज ऊर्जा का मान कम। अंतराण्विक बल, कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो अंतराण्विक बल कहलाता है। अब अगर अंतराण्विक बल का मान अधिक होगा तो कण अधिक मजबूती से बंधे हुए होंगे, तो कण कंपन कम करेंगे, कण कंपन कम करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम। और अगर अंतराण्विक बल का मान
अंतराण्विक बल का मान कम है, कण मजबूती से बंधे हुए नहीं है, तो कण अधिक गति करेंगे, कंपन करेंगे, और अधिक कंपन करेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो यहां सर्वाधिक कणों में गतिज ऊर्जा किसके में होगी, गैस की, किसके, गैस के, और हमारा राइट आंसर क्या होगा, गैस। आगे बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। एक घरेलू गैस सिलेंडर में, सिलेंडर एलपीजी में संग्रहित की जाती है, या यूं कहें कि हमारा जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें जो हम गैस स्टोर करते हैं, वो गैस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, किस अवस्था में स्टोर करते हैं। तो देखिए, ठोस में तो नहीं करते, परिवर्तनशील भी नहीं होती कि हम लाए थे तब ठोस था, बाद में वो द्रव बना और बाद में वो गैस बन गई, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके खारिज हो गए। अब हमारे सामने 50-50 वाली स्थिति आ गई, जिसमें दो ऑप्शन हमारे खारिज। अब ऑप्शन कितने बचे, दो। इन दोनों में से आपको ये डिसाइड करना है, ये डिसाइड करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब बात को समझिए, मैं एक हिंट देता हूं आपको, चाहे लिक्विड हो और चाहे गैस हो, द्रव हो या गैस, इन दोनों के कणों के मध्य ही क्या होता है, फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो। क्या होता है, फ्लो। और इस फ्लो से यहां क्या बन जाता है, फ्लूइड। क्या बन जाता है, फ्लूइड। और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं तरल। क्या बोलते हैं, तरल। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, तरल। तो यहां देखिए, जो हमारा आंसर क्या होगा कि एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होती है वो किस अवस्था में स्टोर की जाती है, तरल अवस्था में स्टोर की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन काफी कुछ सोच समझने के बाद आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे गैस और गैस पर टिक कर देंगे, जबकि सही आंसर इसका क्या होगा, तरल अवस्था में स्टोर की जाती है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, शांता किसका गुण है, शांता किसका गुण है। अब सबसे पहले तो हमें जानना है शांता क्या। शांता का मतलब होता है किसी द्रव पदार्थ की, किसी द्रव पदार्थ के बहने के गुण को हम क्या कहते हैं, शांता। किसी द्रव पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहते हैं हम, शांता। तो इसका मतलब शांता का किसका गुण है, द्रव का। शांता किसका गुण है, द्रव का। तो यहां हमारा आंसर क्या हुआ, द्रव। हमारा आंसर हुआ द्रव। इस शांता का जो मात्रक है, मात्रक, वो होता है पॉइस। क्या होता है, पॉइस। शांता का जो मात्रक होता है वो होता है पॉइस। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिए, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ गया कि शांता की इकाई क्या होती है, शांता की इकाई क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि शांता की इकाई क्या होती है, पॉइस। क्या होती है, पॉइस। तो ये बार और पास्कल क्या होते हैं, ये दाब के मात्रक। क्या है, दाब के मात्रक। बार भी दाब का मात्रक है और पास्कल भी दाब का मात्रक ही है। वर्तमान में जो एसआई पद्धति में जो दाब का मात्रक है वो क्या है, पास्कल। वो क्या है, पास्कल। देखिए अगला प्रश्न, देखिए हमारा, खाने की गंध पदार्थ की किस अवस्था के कारण आती है। खाने की गंध पदार्थ के किस अवस्था के गुण के कारण आती है। अब देखिए, खाने की गंध जो है रसोई से चलकर हमारे बेडरूम तक पहुंचेगी, तो लुढ़क लुढ़क कर तो नहीं पहुंचेगी अगर ठोस होती तो खाने की गंध हमारे बेडरूम तक, हमारे ड्राइंग रूम तक तब आती है जब वो खाने की गंध के कण वायु में मिले और वो वायु घूमती हुई हमारे कमरे तक पहुंचे, तो हमारे जो घ्राण इंद्रियां हैं, नाक जिसको हम बोले, उसके द्वारा हमें उस स्वादिष्ट खाने की गंध आती है। तो इसका मतलब खाने की गंध हमारे घ्राण इंद्रियां नाक तक किस अवस्था के रूप में पहुंची, वायु के साथ। और वायु क्या है, एक प्रकार की गैस। वायु क्या है, एक प्रकार की गैस।
तो हमारा आंसर क्या होगा कि खाने की गंध जो है पदार्थ की गैसीय अवस्था के कारण आती है। किस अवस्था के कारण आती है? गैसीय अवस्था के कारण। देखिए क्वेश्चन अगला, आयनीकृत अवस्था होती है, आयनीकृत अवस्था होती है। अब बात करते हैं आयनीकृत अवस्था। देखिए अभी हमने प्लाज्मा के बारे में देखा था, पदार्थ की फोर्थ स्टेज, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये कोई परमाणु है, परमाणु के मध्य में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पॉजिटिव और यहां जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो नेगेटिव। अब इस परमाणु को हम उच्चतम ऊर्जा दें, उच्चतम ऊर्जा दें, उच्चतम ऊर्जा दें। उच्चतम ऊर्जा देंगे तो जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, ये आयन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग, पृथक हो जाएंगे। और पृथक होने के कारण यहां एक ये हो जाएंगे, ये अवस्था हो जाएगी आयनीकृत। ये अवस्था क्या हो जाएगी? आयनीकृत। और आयनीकृत होने के कारण यहां एक चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? एक चमक उत्पन्न होगी। इसके कारण से यह अवस्था क्या होती है? चमकीली होती है। इस आयनीकृत अवस्था के कारण जो आपकी प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? चमकीली होती है। और ये जनरली गैसों में मिलती है। किसमें मिलती है? गैसों में होता है ऐसा। तो यहां हमारा आंसर क्या हुआ कि आयनीकृत अवस्था कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। आयनीकृत अवस्था कौन सी? प्लाज्मा अवस्था। इससे प्लाज्मा अवस्था की खोज की गई थी विलियम्स क्रुक द्वारा, विलियम क्रुक्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न, वायु के 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली अवस्था होती है। वायु के 1,00,000वें भाग के बराबर भाग। तो देखिए जो बैक होता है, बीईसी जो अवस्था होती है, जिसको हमने जाना था बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो बीईसी अवस्था होती है, ये अवस्था अत्यंत दुर्लभ होती है। अभी हमने जाना कि कम घनत्व वाली, और इस कम घनत्व वाली गैस को कम ताप पर अगर फ्रीज करें, क्या करें हम? फ्रीज, तो जो अवस्था प्राप्त होगी वो अवस्था कहलाएगी बीईसी, बैक। और इसका घनत्व वायु के 1,00,000वें भाग के बराबर होगा। इसका जो घनत्व है, घनत्व वो वायु के 1,00,000वें भाग के बराबर होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बीईसी। हमारा आंसर हुआ यहां बीईसी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ठोस सीधे ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। यहां हम अवस्था परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। देखिए ठोस से ऊष्मा पाकर पदार्थ द्रव में बदलेगा, द्रव से ऊष्मा पाकर किस में बदलेगा? गैस में। और गैस से यहां ठोस में डायरेक्ट जो तब्दीली होगी, उस तब्दीली को हम नाम देंगे। लेकिन एक बार यहां हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न यही है कि ठोस को गर्म करने पर सीधे ही वह किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में। तो इसमें इस विषय में हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह देखते हैं कि इन अवस्थाओं में इंटरचेंज जब होता है तो उनको हम क्या क्या नाम देते हैं। तो ठोस को जब हम ऊष्मा देंगे तो वो किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। तो इसको हम कहते हैं गलन, या हम इसको संगलन भी
कह देते हैं। अब द्रव से जब हम ऊष्मा देंगे द्रव को तो वो बदलेगा गैस में, और इसको हम बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। अब अगर इस गैस को वापस से कम तापमान पर ठंडा कर दिया जाए तो गैस किस में कन्वर्ट होगी? द्रव में। किस में बदलेगी? द्रव में। इस अवस्था को नाम देते हैं हम संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। और इस संघनन के कारण ही क्या बनते हैं? आपके बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल। और इस द्रव से जो वाष्पन में जब वाष्पन हमने किया तो जो गैस बनी, इस गैस के रूप में जो जलवाष्प होती है, तो समुद्र का पानी जो है वो इस वाष्पन की क्रिया द्वारा जलवाष्प बनता है। अब जब हम द्रव से ठोस में बदलेंगे तो द्रव को जब कम तापमान पर रखा जाए तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्रिया को बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण। अंग्रेजी में बात करें तो फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर बात करूं। जल जो क्या है? द्रव। इसको अगर कम तापमान दें, इसको ठंडा किया जाए तो ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में। किस में बदलेगा? बर्फ। और बर्फ किस प्रकार का है? बर्फ ठोस। किस प्रकार का है? ठोस। और इस जल को अगर गर्म किया जाए तो ये बन जाती है वाष्प। और वाष्प किस फॉर्म में है? आपकी गैस फॉर्म में। तो ताप देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर जल किस में बदला? वाष्प में। और यहां हमने किया इसको ठंडा। क्या किया? ठंडा। जल को ठंडा किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया। हमारा प्रश्न था ठोस से गैस में जब पदार्थ बनेगा, सीधे द्रव अवस्था आए बिना ही सीधे ही ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। तो इस अवस्था को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाए? ठोस से। मतलब ठोस से अगर उसको ऊष्मा दी जाए तो गैस में, और गैस से जब उसको ठंडा किया जाए तो किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। ऐसा उदाहरण के तौर पर अगर आप बात करें तो ऐसा गुण पाया जाता है आपका कपूर के अंदर, नौसादर के अंदर, और ठोस CO2 के अंदर। ठोस CO2 के अंदर। इस ठोस CO2 को आपको पता है ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। आगे चर्चा करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? कपास निम्न में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? मित्रों ये 2018 की राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हमारे यहां इसको दिखाया गया है कि किस किस टाइप के और कितने सरल सरल से क्वेश्चन आपके पटवार और राजस्थान पुलिस में दिए गए हैं। पिछली बार की पटवार और इस बार की पटवार में जो विज्ञान का पोर्शन है उसमें काफी सारा चेंजेज है। पिछली बार स्पेशली टॉपिक दिए हुए थे, जबकि इस बार जो हमारे पटवार में या राजस्थान पुलिस में जो सामान्य विज्ञान आएगी उसमें टॉपिक ना देकर केवल एक टॉपिक दे दिया, सामान्य विज्ञान या दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसलिए इस बार जो क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं बहुत इजी से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, और हम यहां सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। दूसरा, इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते चलेंगे ताकि आपका कोई डाउट ही नहीं रहे। तो बात करते हैं हम हमारा कपास। सबसे पहले तो जानते हैं बहुलक। बहुलक बहुत छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जिसको बहुलक बोलते हैं, और इन छोटी इकाइयों को बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर या एकलक। एकलक की इकाइयां आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? बहुलक बनाएंगे। अब बहुलक आपका होता है दो प्रकार का। बहुलक होता है आपका दो प्रकार का, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। या कृत्रिम बहुलक में हम रेशे, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक। जबकि प्राकृतिक बहुलक में आप कपास, ऊन, सेल्यूलोज इनकी चर्चा करेंगे।
तो देखिए कपास जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। सेलुलोज से मिलकर क्यों बना हुआ है, क्योंकि सेलुलोज जो है पादप की कोशिका भित्ति की संरचना का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से निर्माण होता है, कोशिका भित्ति। इसलिए यहां कपास जो है वो कौन सा प्राकृतिक बहुलक है जिसका निर्माण सेलुलोज से हुआ है, कपास का निर्माण सेलुलोज से हुआ है। इस तरीके से जो हमने प्रश्न देखे वो प्रश्न थे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए थे। साथ ही साथ हमने जो टॉपिक लिया पदार्थ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रश्नों का चयन किया। साथ ही हमने कोशिश की कि इस पदार्थ के टॉपिक को इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका क्लियर करवा दें। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, क्या कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं। तो हमने चर्चा करी कि पदार्थ में आयतन, आकार, द्रव्यमान, घनत्व, संपीड़िता, विसरण, शांता आदि सब गुण पाए जाते हैं। तो इन गुणों के आधार पर हमने हमारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पदार्थ जो है तापमान बढ़ाने पर या तापमान कम करने पर अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ और आपको कुछ प्रश्नों का भी अनुभव हुआ। अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।